अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का 6 टॉपिक जो एक्सक्रीशन इन एनिमल है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम एक सेगमेंट जो है जो ओस्मो रेगुलेशन था उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड सेगमेंट ऑफ चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस जो था एक्सक्रीशन उसको स्टार्ट किया था और हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को पढ़ लिया। अब हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में जिस तरह हमने प्लांट्स में पढ़ा कि हमने एनिमल्स में अगर एक्सक्रीशन करनी है तो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी कि हमने किन चीज़ों को, एक्सक्रीशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। अब उसके लिए पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी में एज अ वेस्ट मटेरियल एक्ट करते हैं और जिनको हमने अपनी बॉडी से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि वेस्ट मेटाबोलाइट्स एनिमल्स में कौन कौन से हैं, यानी वो किन चीज़ों को बाहर निकालना चाहते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि उनको निकालने का या एक्सक्रीशन का मेथड क्या है। सबसे पहला है जी वेस्ट मेटाबोलाइट ऑफ एनिमल। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है एनिमल्स में वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स, यानी वो तमाम वेस्ट जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, वेस्ट हर उस चीज़ को कहते हैं जो या तो अगर हमारी बॉडी में इकट्ठी हो जाए तो टॉक्सिक होगी, या फिर वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, नॉर्मली यूटिलाइज हो सकती है, लेकिन अगर वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट है, उसको हमने बॉडी से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट या मेटाबोलाइट्स जो हैं वो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जिनको हमारी बॉडी से रिमूव करना हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पर्पस होता है। अच्छा, इसमें अमोनिया आ सकता है, यूरिया आ सकता है, यूरिक एसिड, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एज अ वेस्ट एक्ट कर रहा है, उसमें नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो होता है हमारा वाटर होता है। अच्छा, वाटर जो होता है वो वेरी करता है कि किस इन्वायरमेंट में वो एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट है तो उसमें जो है यानी ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें सोलूट की कंसनट्रेशन कम है और वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब वाटर ज़्यादा, अगर इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में भी वाटर के ज़्यादा हो जाने का ख़तरा है, क्योंकि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, तो इस सूरत में वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा और वो एनिमल जो होगा जो हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट में रह रहा है वो वाटर को रिलीज़ करेगा, उसका वेस्ट प्रोडक्ट वाटर होगा। ठीक है, अच्छा, जो सॉल्ट्स होते हैं वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स के लिए वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है जैसे हमने कहा कि ओशन का इन्वायरमेंट जो होता है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है, यानी उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो बॉडी में सॉल्ट के ज़्यादा हो जाने का ख़तरा है, क्योंकि सॉल्ट बाहर से बॉडी में एंटर होते रहते हैं खुद ब खुद नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। तो इस सूरत में सॉल्ट क्या होंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे। तो वाटर एंड सॉल्ट जो हैं एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑप्शनल है। अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो वाटर के क्योंकि ज़्यादा हो जाने का ख़तरा है तो एनिमल्स वाटर को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिमूव करेंगे। और अगर एनिमल हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहा है तो क्योंकि सॉल्ट के ज़्यादा हो जाने का ख़तरा है, इस वजह से सॉल्ट जो होगा एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्ट करेगा। अच्छा, अब ये वेस्ट मेटाबोलाइट्स जो हमने कहा कि वाटर है जी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसके अलावा जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये सारे प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहला है जी कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड जो है मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस भी किया था। तो कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स जो हम फूड के थ्रू लेते हैं, जब उसको तोड़ा जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स से। फिर हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। जब प्रोटीन का या न्यूक्लियोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी उसको जब तोड़ा जाता है तो उससे बनते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ये हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोटीन को तोड़ने से नाइट्रोजनस वेस्ट या अमोनिया वगैरह कैसे बनता है। अच्छा, अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं क्योंकि ये हमारा मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, तो डिफरेंट एनिमल्स में हम इन्हें डिफरेंट या वेरियस फॉर्म्स में
ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट आर इन वेरियस फॉर्म्स इन डिफरेंट एनिमल्स, इनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी में अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करेंगे, किसी में यूरिया की फॉर्म में, किसी में यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो नाइट्रोजनस वेस्ट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। वेस्ट नाइट्रोजन जो होती है, अगर हम अपनी सेल में इसको कंसनट्रेटेड कर लें, यानी सेल में अगर हम इसको इकट्ठा करते जाएं, तो जो है ये हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है। ठीक है। वेस्ट नाइट्रोजन प्रूव्स टॉक्सिक इफ कंसनट्रेटेड इन द सेल, तो इसलिए इट मस्ट बी रिमूव्ड थ्रू एक्सक्रीशन, इसको एक्सक्रीशन के थ्रू रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि वेस्ट मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं, किस चीज़ को हमने एक्सक्रीट करना है, फिर हमने पढ़ा कि वो बने कैसे हैं, वो कैसे हमारी बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं, और फिर हमने कहा कि इसको रिमूव करना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये इकट्ठा हो जाएगा तो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा। अच्छा, अब अमीनो एसिड्स क्या होता है? अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं हम इसे। अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है। और ये अमीनो एसिड का फार्मूला हमें नज़र आ रहा है, ये भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। सेंटर वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, एक साइड पे हाइड्रोजन होता है, एक साइड पे आर होता है जो कार्बन की चेन होती है। ठीक है। और बाकी दो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं हर अमीनो एसिड में। एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH। ठीक है, यहाँ हम इसे कहते हैं COOH। और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है। अब ये अमाइनो ग्रुप में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। तो जब भी अमीनो एसिड टूटेगा, कोई भी अमीनो एसिड टूटेगा, तो अमाइनो ग्रुप यानी अमोनिया जो है इसमें से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी प्रोटीन का कैटाबोलिज्म होता है यानी उसको तोड़ा जाता है, तो क्योंकि हर अमीनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है, तो हर अमीनो एसिड के टूटने से जो अमोनिया होता है वो रिलीज हो जाता है। यही अमोनिया या तो दोबारा इस्तेमाल हो जाता है, अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा यानी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वेस्ट मटेरियल के तौर पे बॉडी में क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज़ डी अमाइनेशन? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डी अमाइनेशन होता है अमाइनो ग्रुप का अमीनो एसिड से रिलीज हो जाना। रिलीज ऑफ अमाइनो ग्रुप NH2 फ्रॉम द अमाइनो एसिड इन इज कॉल्ड डी अमाइनेशन। यानी अमीनो एसिड से अमाइनो ग्रुप का रिलीज होना क्या कहलाता है? डी अमाइनेशन कहलाता है। हर अमीनो एसिड में एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक साइड पे जो है वो अमाइनो ग्रुप है, और फिर जो सेंटर में कार्बन जिसके साथ ये दोनों ग्रुप से अटैच हैं, एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे आर यानी कार्बन की चेन होती है। और अमीनो एसिड में यही आर कार्बन की चेन वेरी करती है, बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो जर्नल फार्मूला इसका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अच्छा, अमाइनो ग्रुप जो है ये कहाँ जाता है रिमूव होके? डीअमाइनेशन तो हो गई। अच्छा, अमाइनो ग्रुप या तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को दे दिया जाता है और उसे यूज़ कर लिया जाता है कोई अमीनो एसिड बनाने में, या कोई भी दूसरा यूज़फुल प्रोडक्ट बॉडी में बनाने के लिए। ठीक है, या तो रिमूवल के लिए या रीयूज़ के लिए, यानी रीयूज़ करने के लिए, और अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा दोबारा तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, अमाइनो ग्रुप दैट इज़ नॉट रीयूज्ड फॉर रिसाइकलिंग ऑफ अमाइनो एसिड, ऐसा अमाइनो ग्रुप जिसे दोबारा अमाइनो एसिड बनाने में यूज़ नहीं किया गया, इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, वो वाटर में हल हो जाता है, एंड एक्सक्रीटेड, और उसे बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। जब भी एक्सक्रीशन होनी है, सॉल्ट या अमाइनो ग्रुप जो है कभी भी अकेले रिमूव नहीं होते, वो हमेशा वाटर को साथ लेकर क्या होते हैं? रिमूव होते हैं। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों किया गया है? ताकि टॉक्सिक लेवल जो है ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमने पढ़ा कि नाइट्रोजनस वेस्ट अगर बॉडी में इकट्ठे हो जाएंगे तो वो हमारे लिए क्या होगी? टॉक्सिक होगा। अब साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को अगर हमारी बॉडी में ये इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें क्या ख़तरा हो सकता है? तो बुक में आपके पॉइंट्स मेंशन किए गए कि कन्वल्जन होता है, यानी दौरे पड़ने लगते हैं या झटके लगने लगते हैं, या फिर कोमा में चल जाते हैं अगर नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा अमोनिया वगैरह इकट्ठे हो जाएं बॉडी में। और थर्ड कंडीशन है कि डेथ भी हो सकती है अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव नहीं हो रहे तो। ठीक है, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब हमने एक्सेस नाइट्रोजन को रिमूव करना है, तो हम जो है किस फॉर्म में रिमूव करेंगे? हमने कहा हमारा मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? नाइट्रोजन है।
ठीक है। हमने फिर पढ़ लिया कि हमारे पास कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि वो कैसे बनते हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन को टूटने से, क्योंकि नाइट्रोजन वेस्ट एक मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो हम नाइट्रोजन को डिटेल में हमने डिस्कस करना है। हमने पढ़ा कि वो प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म से कैसे बनता है, डीअमाइनेशन के थ्रू बनता है, और फिर हमने उसमें डिस्कस किया कि अगर वो इकट्ठा हो जाता है बॉडी में तो उसकी क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सेस नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में रिलीज़ होती है। ज़्यादातर नाइट्रोजन किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, फिर उससे कम नाइट्रोजन किस फॉर्म में, फिर उससे कम नाइट्रोजन किस फॉर्म में। इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। अच्छा, ज़्यादातर जो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, या तो अमोनिया या यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में। ये 3 मेन प्रोडक्ट होते हैं जिनके थ्रू ज़्यादातर नाइट्रोजन हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। फिर आते हैं लोअर क्वांटिटीज़ ऑफ नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में रिलीज़ होती है हमारे पास, क्रिएटिनिन की फॉर्म में, क्रिएटिन की फॉर्म में, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, ये 3 थे। लोअर क्वांटिटीज़ में किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, क्रिएटिन एंड ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की जो नाइट्रोजन यानी थोड़ी सी नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, या प्यूरिन एंड पायरामिडीन जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती हैं, एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन, या अगर आरएनए है तो यूरासिल। तो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में जो नाइट्रोजन है वो इन फॉर्म में रिलीज़ होती है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम प्यूरिन एंड पायरामिडीन का मेटाबॉलिज्म यानी उनको फर्दर मज़ीद तोड़ दें तो उनसे कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। ठीक है, हाइपोजेंथिन, xanthin, यूरिक एसिड, एलेंटोइन एंड यूरिया एंड अमोनिया। ठीक है, एलेंटोइन, हाइपोजेंथिन, xanthin, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, अमोनिया एंड यूरिया, ये प्रोडक्ट्स थे जो प्यूरिन एंड पायरामिडीन जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उनके टूटने से बनते हैं। अच्छा, मेन टाइप ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एनिमल्स में कौन कौन से, हम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ज़्यादातर नाइट्रोजन किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, या तो अमोनिया की फॉर्म में, या यूरिया की फॉर्म में, या यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो अब जहाँ पे जब प्रोटीन टूटता है, अमीनो एसिड में प्रोटीन टूटते हैं, और जब अमीनो एसिड में डीअमाइनेशन होती है तो अमाइनो ग्रुप रिलीज़ हो जाता है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड से वो प्रोडक्ट जिनमें नाइट्रोजन है वो होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस जो है प्यूरिन एंड पायरामिडीन, और जब उनसे भी अमाइनो ग्रुप रिलीज़ हो जाता है तो वो किस फॉर्म में रिलीज़ होता है, या तो अमोनिया की फॉर्म में। अगर आप देखें तो फिश यानी ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, वो अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड में उन्होंने बताया कि अगर ये मैमल्स हैं या एम्फीबियंस हैं या शार्क है या सम बोनी फिशेस हैं, शार्क और बोनी फिशेस दोनों मैरीन इन्वायरमेंट यानी समुंदर के इन्वायरमेंट में रहती हैं, तो वो यूरिया की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करती हैं। या हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसी तरह बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं, इसी तरह लैंड स्नेल्स होते हैं, वो किस फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। अच्छा, अब हमने पढ़ना है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमने पढ़ा कि हैबिटेट के लिहाज से वेरी कर रहे हैं, जो पानी में रह रहे हैं वो जी रिलीज़ कर रहे हैं अमोनिया। इसी तरह जो ज़्यादातर ज़मीन पे रहने वाले हैं यानी मैमल्स वगैरह आ गए या मैरीन फिशेस आ गई वो रिलीज़ कर रही हैं यूरिया। इसी तरह फिर जो हवा में रहते हैं या जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो बहुत ही कम पानी पे ज़िंदा रहते हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं यूरिक एसिड। तो ऐसा क्या चीज़ वेरी करती है हैबिटेट के साथ जिसकी वजह से इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला है ऐसा हैबिटेट जिसमें वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट होगा, यानी जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें क्योंकि पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उनके हैबिटेट में वाटर सप्लाई एक्सेस है। वो होते हैं अमोनोटेली। ठीक है, अमोनो निकला है अमोनिया से, टेली का मतलब होता है दूर करना।
ठीक है। तो अमोनोटेली अमोनिया को दूर करने वाले, यानी ये वो जानवर होंगे जो अमोनिया को रिमूव करेंगे। अमोनोटेली इज़ फिनोमेना ऑफ रिमूविंग अमोनिया एंड अमोनोटेलिक एनिमल्स आर द एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया, जो अमोनिया को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपनी बॉडी से रिलीज़ करेंगे। अच्छा, अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर ये यूज़ नहीं हो रहा तो ये बॉडी फ्लूइड्स में क्विकली डिज़ोल्व हो जाता है, यानी हल हो जाता है पानी में या बॉडी फ्लूइड में। तो हमने, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें कन्वल्जन्स हो सकते हैं, कोमा में हम जा सकते हैं, डेथ भी हो सकती है, तो हमने इसे लो कंसंट्रेशन में रखना है। अच्छा, अब अमोनिया को अगर हमने बॉडी से रिमूव करना है तो अमोनिया जब भी बॉडी से रिमूव होगा, इसमें ये अडॉप्टेशन है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ले के निकलेगा। ठीक है, यानी जब भी अमोनिया ने रिलीज़ होना है तो उसने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लेके निकलना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 1 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करना है तो हमें 500 ml वाटर चाहिए, और बहुत से ग्राम हमारे अंदर नाइट्रोजन के अमोनिया की फॉर्म में बन रहे होते हैं। तो हमारे लिए, जो हम ज़मीन पे रहते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पानी की कमी है, तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम अमोनिया को बॉडी से रिमूव कराएं ताकि अमोनिया पानी भी लेके निकल जाए और हमें पानी की कमी हो जाए। तो इसलिए हम तो अमोनिया को रिलीज़ नहीं करते, लेकिन जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, आपको पता है, क्योंकि उन्हें पहले ही खतरा है कि उनके अंदर पानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो वो अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालते हैं। एक तो अमोनिया निकल जाता है, दूसरा अमोनिया क्योंकि पानी लेके निकलता है तो पानी से भी उनकी जान छूट जाती है, वो डाइल्यूट यूरिन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक एनिमल, जिसमें फिशेस और इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह आते हैं। अब इसमें आपने जो याद रखना है, फिनोमेना वगैरह, एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से याद रखना है, और ये याद रखना है कि अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करना है तो हमें सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, जो है 500 ml। और इतना पानी बाहर निकालना बॉडी से जब भी हम एक्सक्रीशन करेंगे, वो सिर्फ पानी में रहने वाले जानवर ही अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे वाटर सप्लाई मॉडरेट है, यानी ज़मीन का इन्वायरमेंट जिसमें मैमल्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, यूरियोटेली होते हैं का फिनोमेना यूज़ करते हैं एनिमल्स, जिसमें हम यूरिया को दूर करेंगे अपनी बॉडी से। अच्छा, यूरियोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी से यूरिया को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स जो हैं इसमें क्या करते हैं, इनमें भी बनती अमोनिया ही है सबसे पहले, लेकिन ये अमोनिया की फॉर्म में क्योंकि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रिलीज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि अमोनिया पानी लेके निकल जाएगा और इनके इन्वायरमेंट में पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इन्होंने अपना पानी अंदर बचाना है, कंजर्व करना है, तो ये अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ नहीं करते, बल्कि अमोनिया को एक और सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो क्या होता है, यूरिया होता है। और किस मेथड, किस साइकिल के थ्रू कन्वर्ट करते हैं? साइकिल होता है जीन में यूरिया साइकिल। अच्छा, 1 ग्राम नाइट्रोजन को ही अगर हमने यूरिया की फॉर्म में एलिमिनेट करना है तो उसके लिए हमें 50 ml वाटर चाहिए। क्लियर डिफरेंस है, वहाँ पे 500 ml वाटर चाहिए था, यहाँ पे 50 ml। तो इसका मतलब है हम लोग भी क्या करेंगे, यूरिया की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करेंगे ताकि हम ज़्यादा पानी अपना बचा सकें, थोड़ा सा पानी हम वेस्ट प्रोडक्ट के साथ क्या कर दें, रिमूव कर दें। अच्छा, एग्जांपल्स में क्या है, एग्जांपल्स में आते हैं मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क्स एंड बोनी फिशेस। अब आप सोच रहे होंगे कि शार्क भी पानी में रहती है, बोनी फिशेस भी पानी में रहती हैं, तो ये अमोनिया क्यों नहीं रिलीज़ करती? उसकी वजह ये है कि शार्क और बोनी फिशेस रहती हैं मैरीन इन्वायरमेंट में, समुंदर के इन्वायरमेंट में, और समुंदर का इन्वायरमेंट होता है हाइपरटोनिक, यानी वहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है और पानी कम है। ठीक है, तो इन्हें पानी के कम हो जाने का ख़तरा होता है, इन्होंने पानी को बचाना होता है। यही वजह है कि पानी को बचाने के लिए ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती हैं ताकि यूरिया कम पानी लेके बॉडी से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और बाकी का पानी ये अपनी बॉडी में क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो ये मेरीन फिशेस होती हैं, ये इस वजह से पानी को बचाने के लिए ये यूरियोटेली का फिनोमेना यूज़ करती हैं। ये यूरिया साइकिल दिखाया गया है, इसमें एक अमोनिया, यूरिया साइकिल जो होता है वो होता है लिवर में, यानी जो लिवर होता है वो ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिले, और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और एक
प्रीकर्सर यानी वो जिसने साइकिल को स्टार्ट करवाना है वो है ऑर्निथीन। ये 3 चीज़ें मिली तो बना सिट्रोलिन। सिट्रोलिन में एक और अमोनिया ऐड हो गया तो बना आर्जिनोसक्सीनेट। आर्जिनोसक्सीनेट कन्वर्ट हुआ आर्जिनिन में। आर्जिनिन जो है उस पर आर्जिनेज एंजाइम ने एक्ट किया और वो यूरिया और ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो गया। यूरिया इकट्ठा हो जाएगा और ऑर्निथीन नेक्स्ट साइकिल में यूज़ हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि यूरिया साइकिल को ड्रॉ करें, तो आपने इसको अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। अगर हम सिंपल इक्वेशन इसकी देखें तो 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो यूरिया बनता है, लेकिन अगर साइकिल के थ्रू देखें तो ये कंप्लीट साइकिल जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट जो है मतलब फिनोमेना है जो ऐसे एनिमल्स यूज़ करते हैं जो बहुत ही कम सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, वो होते हैं यूरिकोटेली। यानी ऐसे एनिमल जिन्हें बहुत ही कम पानी अवेलेबल है, वो अपनी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करेंगे। अच्छा, यूरिकोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। अब ये यूरिक एसिड जो होता है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में रिलीज़ होता है, यानी ऐसे एनिमल्स इसको रिलीज़ करते हैं जिनके पास पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिक एसिड, अगर हमने 1 ग्राम नाइट्रोजन को यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करना है तो सिर्फ हमें 1 ml वाटर चाहिए। एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? बर्ड्स जो हवा में रहते हैं, ये भी कम पानी पे रिलाई करते हैं। इंसेक्ट्स कीड़ों मकोड़ों को कहते हैं, ये भी बहुत कम पानी जो है वो उस पर रिलाई करते हैं, ये पानी का रिमूवल अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल्स होते हैं, ये भी कम पानी पे रिलाई करते हैं, ये भी अपने पानी को रिलीज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते, 50 ml का रिलीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये यूरिया को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिक एसिड में और यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास था इन रिलेशन टू हैबिटेट, अमोनोटेली, यूरियोटेली एंड यूरिकोटेली। ठीक है, अमोनियोटेली अमोनिया रिलीज़ करेंगे एनिमल्स, यूरिकोटेलिक एनिमल्स यूरिया रिलीज़ करेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल्स यूरिया रिलीज़ करेंगे और यूरिकोटेलिक एनिमल्स जो हैं वो यूरिक एसिड को रिलीज़ करेंगे। अगर हमने अमोनिया को रिलीज़ करना है 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में तो 500 ml वाटर चाहिए। अगर यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ करना है तो 50 ml वाटर चाहिए और अगर यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करना है तो जस्ट 1 ml वाटर चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे जो है फर्दर एक्सक्रीशन को, कि कैसे एक्सक्रीशन वगैरह होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।